Hello everyone. Today we are going to discuss the second part of diuretics. अभी तक हमने डाययूरेटिक्स में उनकी डेफिनेशन करी, डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, क्या क्या साइट्स हैं डाययूरेटिक्स की, जहाँ पे ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन, उसके ऊपर कौन कौन सी साइट पे जाके एक्ट करते हैं। बेस्ड अपॉन द साइट ऑफ एक्शन हम इनको चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द साइट वन डाययूरेटिक्स, जिसमें हमारे पास ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, xanthines और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आते हैं। Then we have site 2 diuretics or loop diuretics, also known as high ceiling diuretics. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स, जिसमें सबसे कॉमनली यूज्ड है फ्यूरोसेमाइड, देन ब्यूटेनामाइड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स आते हैं। देन वी हैव साइट 3 डाययूरेटिक्स, जिसमें सबसे पहली है हमारे पास बेंजोथायोडायाजीन डेरिवेटिव्स। इसमें हमारे पास क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोमेथाजाइड, साइक्लोथायाजाइड जैसे ड्रग्स हैं। इसी में हमारे पास साइड 3 में सेकंड कैटेगरी आती है क्विनाजोलोन लीन डेरिवेटिव्स की। देन वी हैव साइड 4 डेरिवेटिव्स also known as potassium sparing diuretics. इसमें हमारे पास आते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आते हैं, जिसमें हमारे पास स्पाइरोनोलेक्टोन की एग्जांपल है, एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल इनहिबिटर्स आते हैं, जिसकी में हमारे पास ट्राइएमिट्रिन, एमिलोराइड, ये एग्जांपल्स आती हैं। आज पहले हमने किया है इन सारी क्लासेस के ड्रग्स के नाम की एक क्लासिफिकेशन में, साथ में हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया था। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, जिनकी हमें सिंथेसिस भी करनी है, किस तरह से उनको सिंथेसाइज किया जाता है, उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है साइट 3 डाययूरेटिक्स में थायाजाइड्स के एग्जांपल में क्लोरथायाजाइड, कि क्लोरथायाजाइड किस तरह से बनता है। ये हमारे पास क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव का, हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया था। इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटाक्लोरोएनिलीन ले लेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। अगर ये क्लोरो हटा के इमेजिन करें तो ये हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन का पोजीशन 1 मानते हैं, जहां पे अमाइनो ग्रुप लग गया, उसके रिलेटिवली 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्लोरो ग्रुप लगा है। इसको आप 3 क्लोरोएनिलीन भी बोल सकते हैं, या ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे क्लोरो लगा है तो मेटा क्लोरोएनिलीन भी बोल सकते हैं। इसको जब रिएक्ट करवाएंगे विद क्लोरो सल्फोनिक एसिड, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह का ग्रुप बन जाएगा। SOCl2 ग्रुप्स जो हैं वो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, मतलब अमाइन, जहां पे अमाइनो ग्रुप लगा है उसके साथ वाली एक पोजीशन और उसके पैरा पोजीशन 1 2 3 4 5 6, 4 और 6 पोजीशन पे हमारे पास SOCl2 ग्रुप ऐड हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम है। देन कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास ClSO3H है, तो इसका SO2Cl तो इसके साथ लग जाना है, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास बेंजीन के इस रिंग के ऊपर 2 हाइड्रोजन भी पड़े हैं। एक हाइड्रोजन ने एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना है और OH इसके साथ, इसका निकलेगा, H इसका निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होगा, वो इस साइड पे ऐड हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये SO2Cl ग्रुप जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्लोरो को रिप्लेस कराना है विद अमाइनो ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप बनाना है, ये वाला रिंग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अमोनिया पास करेंगे। अमोनिया में से जब इसको पास करेंगे तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पे NH2 ऐड हो जाएगा, पहले यहाँ पे भी ऐड होगा और यहाँ पे भी ऐड होगा, और HCl निकल जाएगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा। इस कंपाउंड में से जब हम फर्दर फॉर्मिक एसिड पास करेंगे HCOOH, तब हमारे पास क्या होगा, रिंग की साइक्लाइजेशन हो जाएगी। ये ग्रुप एज इट इज रहा, इस साइड पे जहां पे अमाइनो ग्रुप है वहां पे जाके रिंग बन जाएगी इस तरह से, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिस इज हाउ क्लोरथायाजाइड इज सिंथेसाइज्ड।
साइज्ड। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लोरथायोजाइड कैसे एक्ट करती है? हमें पता है कि डायूरेटिक है, लेकिन ये क्या करती है? क्लोराइड आयन के एक्टिव रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। कहाँ पे करती है? एट द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां पे क्या हो रहा है? हमारे पास सोडियम और क्लोराइड का को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। So how does chlorothiazide act? It acts as a diuretic and inhibits active chloride reabsorption at the early distal convoluted tubule via sodium chloride co-transport, resulting in an increase in excretion of sodium chloride and water. रीसॉर्प्शन को इनहिबिट करेगी तो एक्सक्रीशन को बढ़ाएगी। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन पोटेशियम एक्सक्रीशन वाया द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म इन द कलेक्टिंग डक्ट which causes hypokalemia। इससे क्या होगा कि हमारा पोटेशियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा और सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा? हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया मींस पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाना, क्योंकि पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है। यह दिखाया गया इस डायग्राम में किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। थायोजाइड डायूरेटिक्स के केस में सोडियम क्लोराइड का को ट्रांसपोर्ट चलता है, यहाँ पे सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर, उसी तरह से कैल्शियम बाहर सोडियम अंदर, इस तरह से ये एक्ट करती है। इस पोजीशन पे ये थायोजाइड डायूरेटिक दिखाया ना, जिस पोजीशन पे, यहाँ पे। फिर आते हैं इसके यूजेस। क्लोरथायोजाइड को यूज किया जाता है एज एडजंक्टिव थेरेपी इन एडिमा एसोसिएटेड विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर या हेपेटिक सिरोसिस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एस्ट्रोजन थेरेपी में। इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द मैनेजमेंट ऑफ hypertension either as the sole therapeutic agent or to enhance the effectiveness of other antihypertensive drugs। अब क्लोरथायोजाइड को हम एडजंक्टिव थेरेपी की तरह यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में बॉडी में एडिमा हो जाता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, या हेपेटिक सिरोसिस के केस में भी बढ़ जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एस्ट्रोजन थेरेपी जब चल रही हो तब भी रिटेंशन हो जाती है, एडिमा हो जाता है। उस टाइम पे हम इसको एज एडजंक्ट यूज करते हैं, मतलब एडिटिव साथ में इसको भी दिया जाता है ताकि एडिमा को प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा इसको हम हाइपरटेंशन के केस में भी यूज करते हैं, ताकि कोई दूसरा जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, इसका अपना इफेक्ट नहीं है हाइपरटेंशन का, लेकिन ये दूसरे हाइपरटेंसिव ड्रग की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की इफेक्ट को बढ़ाता है। फिर हमारे पास सेकेंड ड्रग आती है इसी कैटेगरी में, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, लेकिन इसके जो सिंथेसिस है दैट इज नॉट इन द सिलेबस, सो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस इसका सेम है एज क्लोरथायोजाइड, सो वी नीड नॉट डिस्कस इट अगेन। तो आगे चलते हैं। हाइड्रोफ्लोमिथाजाइड के केस में हमारे पास यहाँ पे CF3 लग जाता है। यूजेस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर सेम एज क्लोरथायोजाइड। देन वी हैव साइक्लोथायोजाइड। साइक्लोथायोजाइड में हमारे पास यहाँ पे एक रिंग लग जाती है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस सेम है एज क्लोरथायोजाइड व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है लूप डायूरेटिक्स या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में सबसे पहली ड्रग है हमारे पास फ्यूरोसेमाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरोसेमाइड। इसमें हमारे पास फरफ्यूराइल रिंग, फरफ्यूराइल ग्रुप लगा है। दिस इज फ्यूराइल, इसके साथ CH2 लग गया तो इसको बोलते हैं फरफ्यूराइल। अब इसका सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कैसे एक्ट करती है? इट एंटर्स द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाया ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट एंड इनहिबिट्स sodium potassium chloride transport in thick ascending loop of Henle. It competes with chloride binding site. ये क्या करता है? अभी हमने डिस्कस किया क्लोरथायोजाइड के बारे में। क्लोरथायोजाइड ने कहाँ एक्ट करना है? DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। लेकिन जो हमारे पास फ्यूरोसेमाइड है विच इज अ लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक
इसका मतलब ये है कि लूप ऑफ हेनले में कहीं पे एक्ट करेगा। ये एक्ट करता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और क्या करेगा ये क्लोराइड आयन बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके कंपीट करता है, उसकी जगह पे खुद को बाइंड करने देता है और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। इसका एक और मैकेनिज्म भी है, वो कैसे है, दिस इनहिबिट्स इसी के कॉन्टिन्यूशन है कि इसके इनहिबिशन से क्या होगा, हमारे पास पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे पास वाटर की एक्सक्रीशन भी बढ़ेगी, जिसके साथ हमारा सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस भी रिलीज हो जाएंगे। दिस इज द डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरोसेमाइड। यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे ये एक्ट करेगा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, इस साइड पे जाके फ्यूरोसेमाइड ने क्लोराइड बाइंडिंग आयन साइड के ऊपर कंपीट करना है। उसके कंपीट करने से क्या होगा, इन सारे आयंस की एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड को सिंथेसाइज करने के लिए हम डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड लेते हैं। ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, इसके ऊपर 2 क्लोरीन लग गए। अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 2 4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड है। उसमें हमने फिर क्लोरोसल्फोनिक एसिड डाला, वाटर निकलेगा और हमारे पास एक जो है SOCl2 SO2Cl ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसकी 1 2 3 4 5th पोजीशन पे इस जगह पे जुड़ जाएगा। अब आगे क्या करना है, फिर से क्लोरीन को हटाना है, अमाइनो ग्रुप लगाना है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव बनाना है, क्योंकि हमारे पास ये था फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर। सल्फोनामाइड चाहिए हमें, हमारे पास इतना तो आ चुका है, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस पोजीशन को SO2Cl के साथ ब्लॉक कर दिया। अब इसके ऊपर हमने एक्सचेंज कराना है क्लोराइड आयन का, Cl निकलेगा, NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, साथ में HCl निकल जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे SO2NH2 ग्रुप बन गया। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। ये है हमारे पास फर्फ्यूराइलमीन, इसकी जब रिएक्शन होगी तो हमारा जो ये Cl है और इसका एक H आपस में जुड़ेंगे और HCl निकाल देंगे, जिससे हमारे पास फ्यूरोसेमाइड बन जाएगा। सो नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ फ्यूरोसेमाइड। इसको कहाँ यूज करते हैं, इसे भी एडजंक्टिव थेरेपी में यूज करते हैं, जैसे क्लोरथायाजाइड को यूज किया था इन एडिमा, इसको भी एडिमा के केस में, जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा हुआ या हेपेटिक सिरोसिस के केस में ईस्ट्रोजन या एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में जब एडिमा होता है तो उसमें इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको सिमिलरली हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में भी यूज किया जाता है। कई बार इसको अकेले भी यूज करते हैं और कई बार इसको कॉम्बिनेशन में दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसी कैटेगरी में हमारे पास कुछ और डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे इथाक्रीनिक एसिड है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस आर सेम एज फ्यूरोसेमाइड। देन वी हैव ब्यूमेटानाइड, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस भी सिमिलर है टू फ्यूरोसेमाइड। देन वी हैव पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास स्पाइरोनोलैक्टोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ की बाइंडिंग साइट के ऊपर ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है और एज एंटागोनिस्ट ये एक्ट करता है। सेकेंड इसका है कि it prevents aldosterone stimulated increase in sodium transport expression। ये सोडियम का ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट करता है। एल्डोस्टेरोन जो हमारे पास एक हार्मोन है, वो क्या करता है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट बढ़ाता है, लेकिन ये एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को इनहिबिट करता है। देन आर द यूजेस ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। इट इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, मैनेजमेंट ऑफ एडिमा इन सिरोटिक एडल्ट्स,
and not responsive to fluid and sodium restrictions. Then we have another drug triametrine. Triametrine का mechanism of action क्या है? ये हमारी lumen में secrete होता है. It is secreted into lumen by proximal tubule cells and inhibits epithelial sodium channel. Sodium channel को ये inhibit करता है. इसको भी कहाँ यूज किया जाता है? इसको भी ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा में यूज किया जाता है. किन किन केसेस में एडिमा होता है? जब कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, सिरोसिस के केस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में, या स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एडिमा जैसे अभी हमने पीछे किया कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एस्ट्रोजन थेरेपी के केस में, इडियोपैथिक एडिमा या एडिमा ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी इसको यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट ड्रग इज एमिलोराइड. एमिलोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी हमारा पीसीटी के सेल्स के ल्यूमन में सिक्रेट होता है और सोडियम चैनल को इनहिबिट करता है. यूजेस आर सिमिलर, जैसे ट्राइमेट्रिन में था, इसको भी एडिमा एसोसिएटेड विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस ऑफ लिवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एडिमा, इडियोपैथिक एडिमा या एडिमा ड्यू टू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यूज किया जाता है. So this is the diagram for mechanism of action for amiloride and spironolactone. Spironolactone हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा है और एमिलोराइड हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा है. दोनों ने करना क्या है? सोडियम के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करना है. ये हमारा सोडियम चैनल है. नेक्स्ट वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. इसकी सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास एसिटोजोलामाइड की. एसिटोजोलामाइड के केस में हम इस तरह का 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसमें एक सल्फर है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन पे इसके सल्फोनामाइड ग्रुप लगा है और इस साइड पे हमारे पास एसिटामाइड है. इसकी सिंथेसिस करेंगे किस तरह से? पहले हाइड्रोजन लेंगे, उसको हम इसे रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा. उसके बाद क्या होगा? इसमें से हम अमोनिया निकल जाएगी, इसको हम हीट करेंगे, अमोनिया निकलेगी और हमारे पास 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी. इसके इस पोजीशन पे NH2 आ गया, इस पोजीशन में हमारे पास SH आ गया. अब हमने क्या करना है? इसकी एसिटाइलेशन करानी है और इसकी हमने सल्फेट ग्रुप भी जनरेट कराना है और साथ में NH2 भी, अमाइनो ग्रुप भी ऐड करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसिटाइल क्लोराइड पास करेंगे इसमें से. उससे क्या होगा? ये जो ग्रुप है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा विद एसिटाइल ग्रुप. यहाँ पे एसिटाइल ऐड हो गया, हमारे पास एसिटामाइड ग्रुप बन गया. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब हम इस ग्रुप को चेंज करेंगे. इस ग्रुप को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे SO2Cl बना देंगे. नेक्स्ट इसमें से अमोनिया पास करेंगे, SO2 एज इट इज रहेगा, एक HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा और हमारे पास यहाँ पे SO2NH2 ग्रुप जनरेट हो जाएगा एंड दिस विल गिव द एसिटोजोलामाइड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटोजोलामाइड. एसिटोजोलामाइड जैसे कि हमें पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, तो ये क्या करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एनायन को इनहिबिट करेगा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में, जिससे क्या होगा? कार्बोनिक एसिड, जिससे क्या होगा हमारा, जिसने क्या करना है? बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन को बनाना है, फॉर्मेशन करनी है. किससे बनता है ये? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से, तो वो चीज नहीं हो पाएगी. इसकी इनहिबिशन से हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी और H पॉजिटिव आयन की अवेलेबिलिटी कम होने से सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज जो है वो भी कम हो जाएगा और सोडियम और वाटर की रिटेंशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाएगा और एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी. किस किस की बढ़ेगी? बाइकार्बोनेट की, सोडियम की, पोटेशियम की और वाटर की. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स
फॉर एग्जांपल एसिटोजोलामाइड, ये हमारे पास पीसीटी का सेल है, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्राइड ने एक्ट करना है। इसने क्या करना होता है कि हमारे पास कार्बन बाइकार्बोनेट आयन है, उसने H पॉजिटिव के साथ जुड़ना है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? सोडियम और हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इनहिबिट कर देगा। इसको इनहिबिट करने से ये चीज नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी और उसकी वजह से हमारे पास कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन नहीं बनेगा और ये रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से इसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ एसिटोजोलामाइड। एसिटोजोलामाइड को हम एज एडजंक्टिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं इन एडिमा ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ड्रग इंड्यूस्ड एडिमा के केस में, क्रॉनिक या सिंपल एंगल ग्लोकोमा के केस में भी। नेक्स्ट इज मिथाजोलामाइड। मिथाजोलामाइड का ये स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू एसिटोजोलामाइड। यूज करते हैं इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा में और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है डाइक्लोरफिनामाइड। डाइक्लोरफिनामाइड जो है हमारे पास सिमिलर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू एसिटोजोलामाइड। इस केस में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक सिंपल ग्लोकोमा और सेकेंडरी ग्लोकोमा या प्री ऑपरेटिव एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, या कभी कभी सर्जरी में जब डिले हो जाता है तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। So this is all about diuretics. In the next lecture, we'll start with a next new topic. Thank you.